हाँ जी, नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट की। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, जो कि एक डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करती है आउट ऑफ कोर्ट। इसको हम बोलते हैं ADR। ये ADR का एक पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? ये आपके ADR का पार्ट माना जाता है। तो हम ऑब्लिक करके लिखेंगे ADR। और ये ADR आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो लिखेंगे CPC सेक्शन नंबर 89 में। और कहाँ देखते हैं CPC के अंदर? तो ये हम देखते हैं CPC के ऑर्डर नंबर 10, रूल नंबर 1A, 1B एंड 1C। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ADR की, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और इसी ADR की हम बात करते हैं हिंदी में, तो इसको बोलते हैं वैकल्पिक विवाद निपटारा। इट्स मीन आप कोर्ट के बाद अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं विदाउट लंबी लंबी दलीलों के, विदाउट एनी डेट पे डेट को लेके। ठीक है, अभी आर्बिट्रेशन कैसे होता है, इसमें कौन लोग होते हैं, कैसे ये बनता है, इसके डिसीजन को क्या कहते हैं, इन सबको लेके हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो आपके सामने है वो फाउंडेशन बैच का ही वीडियो है, जहाँ पे हमारा पहला आज डे स्टार्ट हो रहा था। तो ये वीडियो 2 in 1 काम कर रहा है। ये क्लास का लाइव सेशन का भी है, प्लस ये यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा। राइट, आगे चलते। इसका नाम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 से। ADR की जब मैं बात करूँ सेक्शन CPC 89, तो वो जरूर आपके पास होना चाहिए जब भी आप ये अपना CPC ये पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन। तो वहाँ पर 4 चीज़ें हैं आपके पास। आर्बिट्रेशन भी है, वहाँ पे आपका कंसिलिएशन भी है, वहाँ पे मेडिएशन भी है, और वहाँ पे लोक अदालत भी है। तो ADR 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिनमें से 2 यहाँ पर है। अब इस एक्ट के अंदर कब का है ये एक्ट है हमारे पास 1996 का है। कब का है ये एक्ट? 1996 का है। ठीक है, और इसका एक्ट नंबर 26 है, याद हो जाएगा 9626। टोटल इसके अंदर टोटल 4 पार्ट है इसके अंदर। टोटल सेक्शन इसके अंदर 87 सेक्शन है। कितने सेक्शन है इसके अंदर? 87 सेक्शन है। हाँ जी, तो टोटल इसके अंदर 87 सेक्शन है। इसका एक्सटेंड जो है अब पूरे इंडिया में है, इवन तो इंडिया के बाहर भी होगा ये जब हम कमर्शियल डिस्प्यूट पढ़ेंगे, देन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट पढ़ेंगे। इसका कमेंसमेंट जो हुआ वो हुआ 22 अगस्त को हुआ, और सिग्नेचर इस पे हुआ 16 अगस्त। आजकल प्री के एग्जाम है ना, कमेंसमेंट डेट पूछ लेते हैं, आपकी क्या बोलते हैं सिग्नेचर डेट पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए 22 और 16 दोनों ही 1996 के हैं। अब आया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 कहता है मैं आर्बिट्रेशन हूँ। अब तो प्रीलिमिनरी कहाँ गया? तो इसका प्रीलिमिनरी अलग ही है। वो कहता है ये जो प्रीलिमिनरी है 1, 2, 3, 4 सब पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया स्टार्टिंग, क्योंकि वो किसी में भी नहीं है, वो किसी पार्ट में नहीं है, किसी चैप्टर में अलग से दे रखा प्रीलिमिनरी, क्योंकि वो प्रीलिमिनरी बताता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ अप्लाई होऊंगा, उसकी बात करता है। तो प्रीलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 ही है, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर पार्ट नंबर 1 कहता है मैं आर्बिट्रेशन हूँ। ये पूरा आर्बिट्रेशन आ गया 2 से लेके 43 तक। फिर एक नया पार्ट ऐड हो गया इसके अंदर, एक अमेंडमेंट हो गया, और अमेंडमेंट की वजह से इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी, और वो आ गया आपके पास पार्ट 1A, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल पहले नहीं थी, मध्यस्थक का जो परिषद थी पहले नहीं थी, अब इन्होंने अमेंडमेंट से इसको जोड़ दिया 43A से 43M। देखो बीच में आएगा तो सेक्शन भी बीच में आएगा, अंडरस्टूड है ये। देन आया एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स 44 से 60। अब देखिए अच्छी बात बताऊँ, मैं अभी हाल ही में MPADJ मेन एग्जाम देकर आई हूँ, और वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि फॉरेन जो ये अवार्ड हैं इनके एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है। यानी लिमिटेशन एक्ट से आया यहाँ से। अब मैं तो सारे एक्ट पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ मैं। तो क्वेश्चन था फॉरेन अवार्ड्स जो है इनके एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है, और उस पर कोई केस लॉ बताइए। हाँ, हायर जुडिशियल के अंदर केस लॉ चाहिए होता है। तो केस लॉ तो बाकायदा मुझे याद नहीं था, झूठा बना के मैं नहीं लिखती, लेकिन हाँ मुझे पता था कि जब किसी का टाइम पीरियड जो है वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं क्या होता है, तो वो 3 years होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 137 लिमिटेशन का लास्ट शेड्यूल। तो मैं वो 3 years लिख कर उसका एक्सप्लेनेशन करके आई थी। केस लो मैंने स्किप किया, जब नहीं पता मैं झूठा किसी का नाम लिखूं बना के। कॉलेज के एग्जाम थोड़ी है भाई, हायर जुडिशियल सब समझते हैं, उनको सारे केस पता होता है कौन से किससे रिलेटेड है। राइट, तो ये वहाँ पे आया, तो मैं बड़ी खुश हुई, चलो कुछ तो हमारे पढ़े हुआ भी आया। तो 44 से 60 पार्ट 2। पार्ट 3 कहता कंसिलेशन। अब आया इसका दूसरा पार्ट, यानी हम ये पढ़ते आर्बिट्रेशन, दूसरा पढ़ते कंसिलेशन।
ठीक है। तो कंसिलेशन 61 से 81। अब आप याद करो कॉलेज के अंदर आपके पास आर्बिट्रेशन आपके कोर्स में होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आपका आर्बिट्रेशन का आता है, एक आपका अब ये तो अब आया है, पहले नहीं था, एक आपका ये अवार्ड आते हैं, जेनेवा का आता है, न्यूयॉर्क का आता है, एक क्वेश्चन आप जैसे तैसे लिख के आ जाते हो, एक कंसिलेशन करके आते हो। और सबसे बड़ी सरप्राइज बताऊँ मैं आपको, अगर आप ढंग से आर्बिट्रेशन वाला पार्ट पढ़ लो तो ऑटोमेटिक ही आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, ये भी कंप्लीट है, सारी चीजें एक जैसी चलती, इक्वल चलती, बस नाम अलग है, सेक्शंस अलग है, ठीक है। तो आपका कंसिलेशन 61 से 81। और देर आते हैं हम पार्ट नंबर फॉर सप्लीमेंटल प्रोविजंस, कहाँ से कहाँ तक, 82 से 87 खत्म हो गया, इतना सा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी आती है, पार्ट 1 आर्बिट्रेशन आता है, 1 ए जो परिषद आती है, 2 जो आपके पास आता है फॉरेन अवार्ड्स आते हैं, 3 जो आता है कंसिलेशन आता है, 4 जो आता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग बताता है, ठीक है। देर आगे चलते हैं अपन। अब मैंने इस आर्बिट्रेशन को डिवाइड किया क्योंकि ये चैप्टर्स में डिवाइड है, पता है। और इस आर्बिट्रेशन के पास टोटल कितने चैप्टर्स है, तो ये कहता है मेरे पास टोटल 10 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है। अब मैं दिल्ली जुडिशरी की बात करती हूँ, दिल्ली हायर हो या दिल्ली लोअर हो, दोनों को आर्बिट्रेशन बड़ा प्यारा है, और आर्बिट्रेशन से वो लोग 10 to 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 10 to 15 पूछ लेते हैं, मिनिमम 10, मैक्सिमम नथिंग। और वहां पे मोस्ट ऑफ चीजें क्या होती है, उनकी केस लॉज होती है। अब केस लॉ कैसे करें, रूटीन कैसे रखें, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वो भी रख सकते हैं। लाइव लॉ से आप अपडेट हो सकते हैं, और नहीं तो जो बुक्स में आते हैं उनको भी अपडेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं उनको एकदम 2023, 24, 25 का ही चाहिए, नो, आपके पास जो है, आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए, वो भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, देन आता है आपके पास पहला, मैं हूं जनरल, सेक्शन 2 से 6। सेकेंड आता अग्रीमेंट करेंगे 7 to 9। देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, आपको याद हो तो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन है कि लीगल प्रोसीडिंग को बैन करने पर वॉइड हो जाता है, सेक्शन नंबर 28। तो एक काम कीजिए, इसके साथ लिखिए ICA सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 कहता है कि किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग में जाने से रोकने के लिए आप उसको कोई तरह का जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बट उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए आप कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। तो यह है आपके पास आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 7 to 9। तो फर्स्ट है जनरल प्रोविजन, सेकंड है अग्रीमेंट करके हम क्या करेंगे, अब हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, देखिए सिविल मैटर होता है तो सिविल कोर्ट के पास जाते हैं, क्रिमिनल मैटर होता है तो क्रिमिनल कोर्ट के पास जाते हैं, रेवेन्यू का मैटर होता है तो रेवेन्यू कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब आर्बिट्रेशन का मैटर तो ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो तो मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। यदि फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ट्राइब्यूनल बना होता है। जब कभी रेंट भाड़े को लेकर कोई लड़ाई होती है, रेंट को लेके, तो हम जाते हैं रेंट ट्राइब्यूनल के पास। तो हमारे पास बहुत सारे ट्राइब्यूनल है, नॉट ओनली आर्बिट्रेशन, हमारे पास आर्बिट्रेशन का है, मोटर व्हीकल का है, कंज्यूमर का है, रेंट कंट्रोल का है। तो ये है इसका कॉम्पोजिशन। तो आप याद करो CRPC, जब हम CRPC पढ़ते हो, मैं देखो CRPC बोलूंगी, इट्स मीन CRPC, लेकिन जब मैं CRPC BNSS बोलूंगी, BNSS भारतीय नागरिक है ना, भारतीय न्याय नागरिक संहिता जो है, तो वो BNSS होगा। तो ये ध्यान रखना, CRPC का मतलब ऑलवेज CRPC, और BNSS का मतलब नई वाले CRPC, नाम ही पूरे चेंज रहेंगे, ठीक है। तो मैं CRPC की बात करती हूँ, तो CRPC का चैप्टर 2 पढ़ा होगा, और क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। तो हर जगह कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे यहाँ पे कॉम्पोजिशन हो रहा है किसका, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का। कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक, ठीक है। देन आता है जुरिस्डिक्शन, पहले ट्राइब्यूनल आ गया। अब जोधपुर का ट्राइब्यूनल क्या दिल्ली के मैटर को सॉल्व कर सकता है क्या, या दिल्ली का ट्राइब्यूनल क्या बॉम्बे का मैटर सॉल्व कर सकता है? भैया तुम ट्राइब्यूनल इक्वल टू कोर्ट होते हो, तो तुम्हारे भी जुडिक्शन होगा, जैसे कोर्ट का जुडिक्शन होता है, तो दैट इज अ जुडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल 16 to 17। इसकी अपील होती है, अगर आपने जुडिक्शन का मिसयूज किया ना, इसके अपील का प्रोविजन भी होता है, ठीक है। तो पहला है आपके पास जनरल, देन अग्रीमेंट किया, फिर कॉम्पोजिशन किया, फिर जुडिक्शन दे दिया। जुडिक्शन देने के बाद आया कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोविजंस। अब कैसे कैसे इनको काम करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, 18 से लेके 27 तक इनके काम क्या क्या होंगे। तो बात करता आपके 18 से लेके 27 तक। हाँ, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स 18 से 17, कैसे ये लोग उसका संचालन करेंगे। देन आया आपके पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कहता है मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब देखो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल कैसे बनेगा, क्या क्या काम करेगा, किस किस वे में काम करेगा। तो मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड ट्राइब्यूनल अवार्ड है, आर्बिट्रेशन अवार्ड डबल ए आएगा। एक मिनट इसको ठीक करते हैं अपन, इसको डबल ए कर देते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड।
अब मैंने एक वर्ड यूज किया अवार्ड, हिंदी में बोलते पंचायत। तो देखिए सिविल कोर्ट जो डिसीजन देती है उसको बोलते हैं जजमेंट, और जजमेंट से बनती है डिक्री। तो सिविल कोर्ट जो डिसीजन देती है वो डिक्री या ऑर्डर होता है, क्रिमिनल कोर्ट जो डिसीजन देती है वो होता है आपका जजमेंट, और अवार्ड जो डिसीजन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल जो डिसीजन देता है उसको अवार्ड बोलते हैं। क्या कहा? ट्राइब्यूनल जो डिसीजन देता है उसको अवार्ड बोला जाता है। तो आया मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अवार्ड बनाओ, प्रोसीडिंग को खत्म करते हैं। कहाँ से कहा था? 28 से 33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन भी आता है, मेन का क्वेश्चन, जहाँ पे आर्बिट्रेशन मेन एग्जाम में आता है वहाँ क्वेश्चन आता है। कैसे पता चला मुझे? राजस्थान जुडिशरी के अंदर 2013 से लेके 2018 तक आर्बिट्रेशन प्री प्लस मेन दोनों में आता था आरजीएस के अंदर। अब सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन अभी भी राजस्थान एडीजी के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट आता है। देन आता है रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड की बात करता है। क्या कहता है? सेक्शन 34 एक ही है, हम इसको सेट असाइड करेंगे। इसका अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाऊं ना तो इसको बोलते हैं सेट असाइड प्रोसीडिंग। तो लिख दो सेट असाइड, अपास्त करना। तो देखो हमारे पास आर्बिट्रेशन की दो चीजें हैं, रिकॉर्ड्स मतलब वापस उसकी जगह पे लाके रखना, लाइक इक्वल टू, इसको सेट असाइड बोलते हैं। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट यू हैव इट टू रेमेडी। नंबर 1 आप अपील कर सकते हैं, और नंबर 2 आप उसको सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सीपीसी में डिक्री के अगेंस्ट जब एक्स पार्टी डिक्री आती है, यू हैव इट टू रेमेडी। फर्स्ट सेट असाइड कर सकते हैं, सेकंड उसकी अपील कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम है। देन आता है अपने पास 9 आ गया, फिर आया 8 फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड की बात करता है। फाइनली आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड आ गया है, और उसको लेके हम जो है क्या करने वाले हैं, अब हम उसको फाइनल करने वाले हैं। अब एग्जीक्यूशन होगा, जाओ अपने घर। कितनी देर प्रोसीडिंग चलाओगे? तो 35 से 36। एक बार राजस्थान जुडिशरी में एक सवाल आ गया, बड़ा बेकार सवाल आ गया कि अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 36 क्या था और अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 36 क्या है। उस समय अमेंडमेंट हुए थे और बैक टू बैक एग्जाम में आ गया। फिलहाल वैसे ही एमपी एडीजी के अंदर SC/ST एक्ट से भी यही आया कि सेक्शन नंबर 3 का 5 और सेक्शन नंबर 8 अमेंडमेंट से पहले क्या था और आफ्टर अमेंडमेंट इसमें क्या करेक्शन किए गए। तो जितने बड़े एग्जाम देने आप जाएंगे तो ये सवाल पूछते हैं। इवन अब तो लोअर जुडिशरी में भी पूछते रहते हैं, अमेंडमेंट से पहले क्या है, अमेंडमेंट से बाद। तो डर लग रहा है इस चीज का कि चलो छोटे एक्ट है, इनका तो अपन ने कर लिया, लेकिन वो CRPC पूछ ली तो, वो IPC पूछ ली तो, वो एविडेंस पूछ ली तो, भाई पहले वाली में क्या था, बाद वाली में क्या। इसका मतलब दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो तुम गए काम से। ठीक है, तो आया अपने पास एनफोर्समेंट 35 से 36। नाउ अपील कर लेते हैं। अपील का टेंशन नहीं, सेक्शन 37। जब भी आप पढ़ाई करते हो, अब जैसे अपील आ गया, अब आपके कोर्स में CPC भी है, आपके कोर्स में CRPC भी है, तो हमें क्या करना है, अपनी दिमाग की बत्ती को जलाना है और हमें रिकॉल करना है कि हमें कितना याद है कितना नहीं। ठीक है, तो फटाक से यहाँ पे लिखो कि अरे यार ऐसा एक चैप्टर मैंने CRPC में अपील का पढ़ा, कहाँ पढ़ा, तो यहाँ पे लिखो CRPC 1973 चैप्टर नंबर 29 सेक्शन नंबर 372 से 394। ऐसा कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके माइंड को बार बार ये रखता है मुझे हर चीज को रिमाइंड करना, हर चीज को ऐड करना, याद करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक वैसे हम CPC के पास चलते हैं। तो भैया CPC में कहाँ पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 96 से 112। तो जब बार बार आप ये लिखना शुरू करोगे ना, एक तो आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी और चीजें कनेक्ट भी होती जाएगी। ठीक है, बाकी इन दोनों को कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं, पर पता होना चाहिए भैया हमारे 2 मेजर एक्ट, उनकी सब चीजें पता होनी चाहिए हमें। और देन आता मिसलेनियस खत्म। तो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक 38 से 43। तो इन्होंने क्या किया, जो आर्बिट्रेशन था उसने अपने एक अलग पूरा बना दिया और उस आर्बिट्रेशन के खुद के 10 चैप्टर बना दिए इन्होंने। देन आता आपके पास 1A, ये नया जुड़ गया आपका, जो बात करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल की बात करता है 43A से 43M, क्योंकि अब आर्बिट्रेशन को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोर्ट के टाइम से बचा जाए। जो जज डिसीजन आपको 2 महीने में मिलना चाहिए, वो कोर्ट में जाओ तो 20 साल निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है पार्टीज के बीच के रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए और टाइम पे उनको उनका जजमेंट देने के लिए, ताकि दोनों पार्टी मिलकर आपस में एक तरह से सेटलमेंट, ये सेटलमेंट का रोल अदा करता है। देन आता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या मैडम ये फॉरेन अवार्ड्स जो है हमें एग्जाम में पढ़ना चाहिए नहीं। देखिए बेटा, होता क्या है, जनरली इसका ज़्यादा रोल नहीं होता। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं ना तब इसका क्वेश्चन आता है, जुडिशरी में रोल नहीं होता है। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मैटर होने लगे हैं जो इंडिया आउट ऑफ इंडिया के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उनके ब्रांड हैं जो इंडिया में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो वहाँ से आप डीलरशिप लेते हो, आपके यहाँ पे उनको सोल्व करते हो, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है। तो ब्रीच होता तो फिर अप्लाई होने लग गया, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ भी कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें 2 हैं, न्यूयॉर्क का कन्वेंशन
सेक्शन पढ़ेंगे अवार्ड 44 से 52 और सेकंड जेनेवा पढ़ेंगे 53 से 60। और पता दोनों की क्वालिटी क्या, आप जब दोनों को पढ़ोगे ना तो आप देखना कि दोनों एकदम इक्वल चलते हैं, दोनों के सेक्शन इक्वल चलते हैं, बस एक को ढंग से पढ़ लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद है, नंबरिंग आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, बाकी कंटेंट दोनों के सेम टू सेम है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3 और ये है आपका कंसिलेशन। अब इस कंसिलेशन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुरा कैसे किया? आर्बिट्रेशन जब अवार्ड देता है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जब काम करता है और उसके डिसीजंस आपको पसंद नहीं आते तो आप सेट असाइड कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन कंसिलेशन की क्या प्रॉब्लम है, ना तो आपके पास कोई सेट असाइड का ऑप्शन है और ना ही आपके पास कोई अपील का ऑप्शन है। कंसिलेशन प्योर जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज का काम करता है, सेटलमेंट का काम करता है, समझौते का काम करता है। और आपको पता है समझौते की कभी कोई अपील नहीं होती। हाँ, अगर आप तेरे मेरे बीच में समझौता नहीं बैठा फिर से कोर्ट जा सकते हैं, बाकी एक बार अगर इस कंसिलेशन का डिसीजन आ जाता है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। अब उसके ऊपर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते, अगर मेरिट पर डिसाइड हुआ रेस जुडिकेटा लग जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है, यहाँ कंसिलेशन पढ़ रहे हैं और सीपीसी का सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा इस पर लग जाता है। और देन आता है पार्ट नंबर 4 कहता है सप्लीमेंटल प्रोविजंस। जब सपोर्टिव प्रोविजंस चाहिए तो उनको सप्लीमेंटल कहते हैं 82 से 87। इस सप्लीमेंटल की मैं बात करूँ तो इससे कनेक्शन नहीं है, बस आपके रिकॉल के लिए पूछना चाहूंगी कि सीपीसी में भी हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। कहाँ पढ़ते हैं? वहाँ पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, 6 के अंदर। चैप्टर 6 कहता है मैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग हूँ 94 से 95। तो ये कई जगह मिलेगी, ये सप्लीमेंटल आपको पार्टनरशिप एक्ट में भी मिलती है। तो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो आपका टारगेट है मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो फिर हर चैप्टर हर सेक्शन कौन कहाँ से कहा तक आपको पता होना चाहिए। तो एक सुंदर सा एक्ट है, बड़ा काम का है। और आज के समय में जिस तरह से पूरे इंडिया में लोक अदालत का महत्व बढ़ गया, वैसे इस एक्ट का महत्व भी बढ़ गया। आज एडवोकेट के पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो अपने क्लाइंट को लेकर आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं। फीस तो बराबर ही मिलेगी आपको, यहाँ पर भी फीस मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट आप अपने पार्टी का जो डिसीजन है, जो 2 साल के बजाय आप 2 महीने में करा दो, उसको पहले ही बता दो कि देख भैया मैं तेरा डिसीजन तक 2 साल लगेगा, कोर्ट जाएंगे तो मिलना जस्टिस तुझे वही है, वो तुम्हें 2 महीने मिल जाएगा, फीस आपकी इक्वल लगेगी। आप कहो तो हम मेंटली टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा, टाइम पे आपका काम करवा देंगे, तो आप अपनी पार्टी के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोर्ट जाते हैं वी हैव 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हम डायरेक्ट आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं, क्योंकि अभी जगह जगह पर जो परमानेंट आर्बिट्रेशन भी बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं। और आजकल हम टेम्प्रेरी भी बना सकते हैं। तो हम जब कभी भी कोर्ट जाते हैं किसी मैटर को लेकर, स्पेशली सिविल मैटर में जाते हैं, तो कोर्ट क्या करती है कि मैटर कोर्ट खुद भी भेज सकती है, पार्टी डायरेक्ट भी जा सकती है। कोर्ट क्या करती है, इसका एक सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 के थ्रू कोर्ट पहले अपनी प्रोसीडिंग रोकेगी और सेक्शन 8 के थ्रू आपको आर्बिट्रेशन के पास भेज देगी और सीपीसी का ऑर्डर 10 लगा लेगी। और पार्टी खुद भी आप जा सकती है। इसमें क्या करती है, 2 पार्टी होती है, आप और मैं। हम दोनों, एक आदमी मैं मेरा चॉइस करती हूँ, एक आदमी आप अपना चॉइस करते हो। जनरली एक आदमी हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपना आदमी लेके आओगे, मैं मेरा लेके आऊंगी, जिनको हम जज बना रहे, फिर वो दोनों मिलकर एक नए को बनाते हैं, फिर टोटल 3 बन जाते हैं, फिर वो 3 मिलकर काम करते हैं। तो इसमें हम अपनी चॉइस का जज भी बना सकते हैं, या फिर आर्बिट्रेशन के खुद के जजेस भी होते हैं। जब परमानेंट आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तब उनसे भी करा सकते हैं। बस यहाँ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, डेट बे डेट नहीं होती है। बहुत फालतू चीजें यहाँ पे नहीं होती, फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं होते। दोनों पार्टीज को अच्छे से सुना जाता है, दोनों की बात सुन लेते हैं, दोनों से सहमति करवा लेते हैं, बिल्कुल लोक अदालत की तरह। मान जाते तो ठीक, और नहीं तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह से आर्बिट्रेशन एक्ट है, जो कि प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं, पूरा ही पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो सारे कंप्लीट ही करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती है, फाउंडेशन बैच है जो इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती हूँ। आपको जिस स्टेट के लिए ज्वाइन करना, मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलती है। लाइव क्लास खत्म होती है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास से रिलेटेड कोई क्वारी है, क्लास कैसे चलती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तब मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।